हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयन सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। दोस्तों, आप लोग शीर्षक पे ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? शीर्षक का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। आप लोग इस पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि लेखक है, अकेले है और अकेले जो है वह हंस रहे हैं। ठीक, चलिए इस शीर्षक को हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ठीक ना, इसको ध्यान दीजिए, आगे चल के मतलब बहुत काम आने वाला है यह शीर्षक। ठीक ना, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, यह सब चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह जो है एक डायरी है। इसको लिखने वाले हैं मलियज। मलियज का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। याद रखिएगा, हम लोग बार बार कहेंगे भरत जी श्रीवास्तव। ठीक ना, मलियज नहीं कहेंगे, भरत जी श्रीवास्तव, ताकि आप भी इसको देखें और आपको भी याद रहे। ठीक ना, चलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। यह जो है हंसते हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह एक डायरी है। ठीक ना, अब डायरी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या लिखना पड़ता है डायरी में, वह सब चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी वक्त। ठीक ना, कह रहा है कि डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो। डायरी लेखन क्या हो? मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं। एक तटस्थ घोंसला नहीं, तटस्थ मतलब होता है जो नजदीक रहता हो, उसको तटस्थ बोलते हैं। ठीक ना, एक जो नजदीक रहता हुआ घोंसला नहीं है मेरे लिए वो डायरी, जिसमें अपने पढ़ घुसे मैं जब चाहूं चुपके पड़ा रहूं। यह डायरी लेखन नहीं है मेरे लिए। डायरी लेखन मेरे लिए वह है जो दहकता हुआ जंगल हो। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो। देखिए दोस्तों, डायरी क्या है? जो कर्म की साक्षी हो वह डायरी होती है। मैंने क्या किया, क्या लिखा, आज के बारे में क्या अच्छाई लिखा, क्या बुराई लिखा, यह सब डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो। मेरे संघर्ष की प्रवक्ता। प्रवक्ता का मतलब अच्छी तरह समझाने वाला या प्रवचन करने वाला, उसको प्रवक्ता कहते हैं। मेरे संघर्ष को जो है अच्छी तरह समझाने वाला हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच, यही मेरी सुरक्षा है दोस्तों। उन डायरियों के जो उन डायरी के जो कोरे पृष्ठ हैं, यानी कि उन डायरी के जो पेज हैं, उस पर अंकित जो शब्द है, उन पर जलती हुई जो आग है, उस पर जो जुनून लिखा हुआ है कि डायरी मेरा कोई, आज मैं यह लिख रहा हूँ, मेरा जो कोई वंशज आएगा इसको पढ़ के वह एकदम पूरा नाम रोशन करेगा, वह डायरी हो मेरे लिए। उससे जो कुछ सीखेगा वह डायरी है मेरे लिए। यह मलिया जी यानी कि भरत जी श्रीवास्तव ऐसा कह रहे हैं, डायरी वह होता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि रानी खेत, क्या कर रहे हैं कि देखिए, लेखक एक बार गए रानी खेत में। रानी खेत में अब वहां कुछ देखते हैं। अब क्या देखते हैं वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक ना, कब लिखेंगे कि 14 जुलाई 56, मतलब 14 जुलाई 1956 की बात है। लेखक कह रहे हैं कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। देखिए, यहाँ लेखक जो गए हैं रानी खेत, वहां पर उसको दिखाई पड़ रहा है कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री मिलिट्री तो आप लोग जानवे करते हैं, छावनी जो होता है क्या होता है? सैनिकों की बस्ती। मिलिट्री की जो छावनी के लिए ईंधन जो है पूरे सीजन, पूरे ऋतु और आगे जो आने वाली जाड़ है ना, उसके लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। किसके द्वारा? मिलिट्री के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि पेड़ वो की पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है। उन्हें भी अपने गिरोह में क्या किया है? मिला लिया है। अपने उदात्त और विशाल और प्राणवान गिरोह में मिला लिया है। दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे इसका मतलब। फिर गोकी, गोकी का मतलब होता है यद्यपि। यद्यपि मतलब अगर ऐसा है भी। यद्यपि का मतलब अगर ऐसा है भी। फिर ऐसा है भी कि मतलब जो कि पूरे हरे तो नहीं है, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज, सरसब्ज मतलब होता है हरा भरा, लहलहाता हुआ। ठीक ना, लहलहाता हुआ पेड़ ने मानो उदारता बस, मतलब दयालु बस,
दयालु बस क्या किया है, अपने में से थोड़ी थोड़ी हरितावा, हरितावा का मतलब होता है हरियाली युक्त, हरियाली भी उसको प्रदान कर दिया है। मतलब देखिए कि हम किसी के, अब देखिए जैसे कि बहुत सारी बात होती है, एक दल यहाँ है एक दल वहाँ है, ठीक ना। अब स्टूडेंट का ही समूह ले लीजिए, एक समूह में देखिए कि एक बहुत तेज है और देखिए कि एक दो तीन बहुत कमजोर है पढ़ने में, ठीक दोस्तों। तो क्या करता है कि वह जो तेज है अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसको पढ़ाते रहता है दिन भर। उसी तरह जो है यहाँ पेड़ है, पेड़ जो कि सब हरे भरे नहीं है, लेकिन उसको हरा भरा दिखाने के लिए उसके बगल में जो पेड़ हरे भरे हैं वह पेड़ जो है अपनी हरियाली जो है उसको दे दी है और अपने प्राणवान गिरोह में मिला लिया है, ठीक ना। गिरोह मतलब क्या होता है, पार्टी, ठीक है, अपना पार्टी में मिला लिया है। उसको हरिताभा प्रदान करती है, यानी कि हरियाली उसको प्रदान करती है, अपने गिरोह में मिला लिया है। अपने उदात्त, उदात्त मतलब ऊंचा और महान, विशाल और प्राणवान गिरोह में अपने साथ मिला लिया है, ठीक दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पेड़ पेड़ में दोस्ती, ठीक ना। चलिए उस गिरोह की आत्मा एक है क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में, गाते हैं तब एक भाषा में, रोते हैं तब भी एक भाषा में। मिलिट्री वाले, आप जो पेड़ काटते हैं, क्या आप काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, क्या पेड़ में जान नहीं है क्या? पेड़ में भी जान है भैया, है ना। उसका नाद एक है, उसकी आवाज एक है, नाद मतलब होता है आवाज, उसकी नाद एक है, आत्मा एक है। वो जब वो बोलते हैं तब एक भाषा में, गाते हैं तब एक भाषा में, रोते हैं तब एक भाषा में। लेकिन आप क्या इसका वाणी को समझते हैं, इसके कष्ट को समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं समझते हैं आप मिलिट्री वाले। काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं ईंधन के लिए पूरा एकदम पेड़ को। बताइए भैया। आई, चलिए दोस्तों यहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से देख लिए हैं। भरत जी श्रीवास्तव बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे लिखे हैं इस डायरी में। चलिए आगे पढ़ते हैं डायरी और अपने आप में जुनून लाते हैं। कह रहे हैं कि कोहरा है, कोहरा का मतलब वो यार शीत, हम लोग जो अपना भाषा में कहते हैं शीत, कुहासा, ठीक ना। कुहासा है, खूब घना और खूब सफेद, दृष्टि के विस्तार को बीच से ही कच्चे फीते की तरह काट देता है। क्या करता है? पूरा है जो है खूब घना है, खूब सफेद दृष्टि से विस्तार हुए हैं, ठीक ना। और पेड़ जो कट जाते हैं उस तरह काट देते हैं पेड़ को, ठीक ना। अब देखिए पेड़ जो काटते हैं क्या कर रहे हैं कि किंतु ये ध्वनियां, पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पेड़ को काटने के बाद जो ध्वनियां निकलती है, नहीं निकलती है, ध्यान से उसको गिराती है, रो रही है बेचारी, फिर भी नहीं कोई समझ रहा है। किंतु ये ध्वनियां, इन ध्वनियों को मेरे दरवाजे पर दस्तकें, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तकें, यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊं गलोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है, यह कोने में टिकाकर रखी हुई एसवुड की छड़ी रह रहकर कांपती क्यों है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं कि यह ध्वनियां, ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं इसकी जो आवाज आवाज निकल रही है, यह जो रो रही है, इस ध्वनियों की जो मेरे दरवाजे पर दस्तकें हैं, यह मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। यह अस्फुट, अस्फुट का मतलब होता है जो लिखा ना हो, ठीक ना, जो लिखा ना हो, यानी कि अस्पष्ट, या जो अस्पष्ट याचना, याचना का मतलब होता है प्रार्थना करना, या जो प्रार्थना कर रही है, जो दीवार पे टंगे उस कुमाऊं गलोरी, कुमाऊं गलोरी एक जगह का नाम है दोस्तों, ठीक ना। वहां से लाया हुआ एक खूबसूरत कैलेंडर है, यह कोने में टिका कर रखी हुई है, ठीक। एस वुड की छड़ी, एस वुड मतलब होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, एस मतलब होता है देर से जलने वाली लकड़ी को एस वुड कहते हैं, ठीक ना। उसकी छड़ी रह रहकर कांपती क्यों? लेखक अपने आप से यहाँ बहुत बड़ा सवाल कर बैठे हैं कि यह एस वुड की छड़ी रह रहकर कांपती क्यों है। उसके बाद कह रहे हैं कि नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फरफराते क्यों हैं? अब बताइए, अपने आप से सवाल कर बैठे हैं कि नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फरफराते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखानुकृतियां स्मृति के उदास गुलदस्तानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। बताइए, गुलदस्तानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है, जिसकी याद में वह नोटबुक के पन्ने बेतरह फरफराते क्यों हैं?
जिन पर रेखांकृतियां जो है फूलों की है, पत्तियों की है, फिर भी ये नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फरफराते क्यों है भाई? लेखक अपने आप से बहुत बड़ा सवाल कर बैठे हैं दोस्तों। चलिए इस सवाल का इसको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ। चलिए बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मौसम एकदम ठंडा हो गया है। मौसम अब क्या हुआ कि एकदम ठंडा हो गया है। बूंदाबांदी और हवा एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि बूंदाबांदी हवा जो चल रही है एक कलाकार के लिए क्या है, निहायत जरूरी है। निहायत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बहुत अधिक जरूरी होता है यह बूंदाबांदी हवा एक कलाकार के लिए। ठीक, लेकिन उसमें आग हो, उसके अंदर आग हो, लेकिन वह बाहर से खुद ठंडा हो। आग मतलब ऐसा आग नहीं कि दूसरे को जला दे, ऐसा आग की कुछ जुनून हो कुछ करने का, उसको यहाँ पे ऐसा प्रदर्शित किए हैं लेखक साहब भरत जी श्रीवास्तव मलियज जी, है ना। ऐसा हुआ इनका भाव है यहाँ पे, अंदर से आग हो बाहर से ठंडा हो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें कि अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने बाई और 11 अदद देवदार है, पूरे 11 गिनकर। जैसे एकादश रुद्र, खामखा ही सोचता हूँ कि ये 10 क्यों न हुए, या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं। यानी मैं किस कदर बोर हूँ, बताइए भैया बताइए। कह रहे हैं कि अब देखिए ना, ये जो पोस्ट ऑफिस है इसके सामने बिल्कुल सामने बाई ओर से, इस ओर से बाई ओर से 11 अदद देवदार हैं। कितने देवदार हैं? 11, याद रखिएगा, पूरे 11 गिन कर है, ठीक ना। अब लेखक खामखा इस सोच में पड़ जाता है कि भाई यह जो है 11 ही क्यों है, 10 क्यों नहीं हुए, 12 क्यों नहीं हुए। अब वो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं उधर से गुजरता हूँ तो यही ख्याल उमड़ पड़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं किस कदर बोर हूँ बताइए। अब बता ही नहीं पा रहा है लेखक कि मैं किस कदर बोर हूँ। चलिए आगे कह रहे हैं कि किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। क्या कर रहे हैं कि किसी चित्रकारी का किताब जो है रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते लेखक जी को मालूम हुआ कि जो भड़कीले रंग है वो संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभरते हैं और उसको जो है बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते भी हैं, इतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर भी खींचते हैं। यह रंग सिद्धांत की पुस्तकें, ठीक ना, याद रखिएगा, रंग सिद्धांत की पुस्तकें। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कर रहे हैं लेखक साहब। लेखक साहब कह रहे हैं कि मैं संयत हूं यानी ठंडा, मैं संयत हूं यानी कि मैं ठंडा हो चुका हूं अभी। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा, तब ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच ही से कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन के लिए लिए हुए कागज के एक नन्हे टुकड़े की तरह इस टुकड़े की ताबीज में तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जार के लिए भी चाहिए। यह मिलिट्री छापने वालों को, ठीक है। क्या करें यार, समझने का कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि मैं संयत हूँ, मतलब मैं संयत हूँ, मैं ठंडा हूँ। अभी जब मैं बाहर निकलूंगा ना, यह जो अभी खूब घना खूब सफेद जो कोहरा है, ये जो कुहासा है मुझसे लिपट जाएगा और सब और छा जाएगा। जो मेरे अतीत जो मेरे बीत चुका है और जो मेरा वर्तमान जो अभी अभी है, ये समीकरण हुआ भविष्य के फीते जो जो फीते की तरह बीच से कटा हुआ है, ये जंगल बीच से कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात ज्ञान अज्ञात गान अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की इस तरह कोहरे की ताबीज में समा जाएगा सब। अब जो कह रहे हैं लेखक की तब तक ईंधन यानी पूरे सीजन पूरे ऋतु और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। मिलिट्री छावनी को ऐसा लिख रहे हैं, मिलिट्री छावनी के बारे में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखे हैं कि लिखे हैं 18 जून 1957
18 जून 1957 में अब आ गए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं डायरी में, क्या लिख रहे हैं कि एक खेत की मेड़ पर बैठी कौओं की कतार देखकर। मेड़ मतलब क्या होता है दोस्तों? आप लोग के पास भी खेत होगा, है ना, जमीन होगा, तो उसमें देखिएगा कि खेत जहाँ से अलग होता है वहां पे कुछ बना हुआ रहता है, उसी को मेड़ कहा जाता है, ठीक ना। उस पर जो बैठा हुआ है कौवा, उसके कतार को देखकर, उसके लाइन को देखकर क्या कर रहे हैं कि उम्र की फसल पककर तैयार, उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पर चला है। जर्द मतलब क्या होता है दोस्तों? पीले रंग, यानी कि जर्द मतलब अब सपनों का सुहाना रंग, मतलब फसल अब पकने पर चला है, इसका मतलब यही होता है, ठीक ना। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई, मतलब तीत के छिलके उतार फेंके, अनुभव की तीत की छिलके उतार फेंके, उसमें मिठास आ गए हैं। विगत के हुए मूल्य, विगत मतलब बीता हुआ, बीते हुए हुए मूल्य जिन पर बचपना कभी स्थान धरता था। कितने बेमानी भोतरे हो उठे, अब देखिए कितने बेमानी भोतरे, कितना मूर्ख हो उठे। जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर क्या पहुंचा है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि कितने भोतरे हो गए, ठीक ना, बेमानी भोतरे हो उठे। जैसे कि वह जड़ पौधों का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद भी क्या होता था, विकास की उस सीमा के उधर चल जाता था। लेकिन अब नहीं है। अब कह रहे हैं लेखक की हवाओं में एक कैसी महक है, धरती में एक कैसी चिलक है कि फसल कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का, छिड़का ही नहीं, ये बंटवारा बखेरदार, ये बांट बखेरदार कैसा भाई, बताइए। कोई जो है इसको जड़ को उखाड़ कर फसल भी काटने काटने के लिए नहीं पाया, और किसी चाणक्य ने दही छिड़का, छिड़का ही नहीं, ये कैसा बंटवारा कर दिया आप लोगों ने। प्रश्न है वे, प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून के सिर से नोच लिया। बताइए, अब फसल भी यहाँ पर पका ही नहीं है, तो आप कैसे उसको नोच लिए भाई, बताइए तो। ये तो बुरी बात है। कैसे आप जो है फसल को तोड़ सकते हैं जब वो पका नहीं है? आप मनमानी कैसे, ये कोई सर के बाल हैं जिन्हें जब चाहे जुनून के सिर से नोच लिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं अब कि 4 जुलाई 62 कौसानी में लिखे हैं। अब क्या लिखे हैं? 4 जुलाई 1962 की बात है, कौसानी स्थान है। चलिए लिखे हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। दोस्तों, लेखक को इस पंक्ति से पढ़ने का, इस पंक्ति को अभी जो हम लोग पढ़े, पंक्ति का मतलब यह है कि लेखक को जो है, यानी कि मलयज भरत जी श्रीवास्तव जी को जो है, वो एक चिट्ठी का इंतजार रहता है जो कि अभी तक नहीं आया है। तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है, बेजार मतलब छिन्न हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आ जाएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतनी भी ताप नहीं, इतनी भी होश नहीं कि डाकघर में जाकर पूछाऊं। या मलेरिया श्रीवास्तव का तबीयत बहुत ही खराब रहता है, क्योंकि वह जो है क्षय रोग से ग्रसित होता है और जो एक फेफड़ा जो है काट कर हटा देता है, ठीक ना। वो हम लोग लेखक परिचय में बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग लेखक परिचय नहीं किए हैं तो जाके आप लेखक परिचय कीजिए, उसके बाद जो आके चैप्टर कीजिए, ठीक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अजब सी बेचैनी मन में होती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। पूरे शब्द का अस्तित्व क्या होता है दोस्तों? संदिग्ध, यानी कि संदेह युक्त हो जाता है। ठीक, मन में ऐसा बेचैनी हो रही है अभी। ठीक, कह कि ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। यूं भी पहले मैं कौन सा तीर मार रहे थे, चिंतन और रचना की रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। कुंठित मतलब जरा है, एकत्रित नहीं है, मूर्ख। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि चिंतन और रचना की जो सब प्रक्रिया है ना, सब मूर्खता की बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं दोस्तों लेखक, ठीक ना।
एक आशंका में हरदम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, जिसमें हर आहट क्या लगती है, रहस्यमय लगती है। हर खटका चौंका जाता है, हटखेलियां करती हुई हवा कनफुसिया से करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। कनफुसिया से कोई हवा क्या करती है, उसको लग रहा है कि जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि लेखक का तबीयत खराब है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। अब करें कि 5 जुलाई 1962 फिर कौसानी में, कौसानी जगह का नाम है, फिर 5 जुलाई 1962 की बात है। कह रहे हैं कि कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति ने आकर्षित किया। प्रायः वे और मैं एक ही समय शाम को वहां अखबार देखने पहुंचे थे। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे तो बरबस ध्यान खींचा। बरबस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं। बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती मेरा ध्यान खींच लिया उस तरफ। जो बोल रहे थे कि पुस्तक छपने उपने की बात कर रहा है, तेज स्वर में बात कर रहे हैं वो लोग, उसका जो है ध्यान उसकी ओर चला गया। बरबस लेकिन जबरदस्ती चला गया, खींच लिया। परिचय हुआ बलभद्र ठाकुर। दोस्तों परिचय हुआ उस भद्र आदमी से, क्या नाम था? बलभद्र ठाकुर। याद रखिएगा, लेखक का जो परिचय हुआ था, कहाँ परिचय हुआ? सूचना केंद्र में, ठीक ना। सूचना केंद्र में किस व्यक्ति से परिचय हुआ? तो बलभद्र ठाकुर से परिचय हुआ। किनके? मलियज के, भरत जी श्रीवास्तव की। नाम से अपरिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी की यहाँ देखी थी। मतलब यह जो नाम है बलभद्र ठाकुर, इससे मैं अपरिचित नहीं था बल्कि इससे परिचित था। इसकी एक किताब शमशेर जी की यहाँ देखी थी मैंने। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल भूल वो धीरे धीरे आत्मश्लाघा मतलब होता है आत्म प्रशंसा के मूड में उतर आए। अपने प्रशंसा करने लगे, अपने आप का बढ़ाई करने लगे। कौन? बलभद्र ठाकुर। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ? उनकी जो पुस्तक है जनता में कैसा स्वागत हुआ? किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा? ओहदेदार मतलब क्या होता है दोस्तों? पदाधिकारी। किसी पदाधिकारी व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा कि फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांगकर पढ़ने तो ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाए तक नहीं। आदि आदि के प्रसंग उत्साह से सुनते रहे, ठीक ना। उसको जो है अनेक तरह के प्रसंग से जो है उत्साह पूर्वक उसको सुनते रहे। क्या बोल रहे हैं वो पदाधिकारी? क्या बोल रहे हैं ओहदेदार व्यक्ति? कि फलाने अंडर की सेक्रेटरी जो है उसको मांगकर पढ़ने के लिए ले गए तो ऐसी पसंद आई उसको कि वो अभी तक नहीं लौटाया है डायरी या पुस्तक। ठीक, चलिए ऐसा कह रहे हैं मलियज साहब। कह रहे हैं कि सुनकर रस आता रहा, यह बात सुनकर रस आता रहा, मजा आता रहा। उनके चेहरे की छटा मतलब चमक, उनके चेहरे की चमक अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से ऊपर उठी। सहज मतलब एक साथ उत्पन्न गर्व से ऊपर उठ गई एकदम उसकी आंख। क्या क्या कह रहा है कि ठिगना गठा हुआ शरीर। ठिगना मतलब छोटे कद का शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक काला है, और अधिक काला है, बहुत काला है। लुंगी और जैकेट पहने हुए हैं। कौन? वही बलभद्र ठाकुर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि छोटे कद का शरीर, रंग सांवला से अधिक, लुंगी और जैकेट पहने हुए। कह रहे हैं अब कि 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लगाई थी, अतः विदा ली। अब उससे विदा लिया। कह रहे हैं कि शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश भी। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी सी बारिश भी होने लगी। कह रहे हैं कि घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। शाम होने चली थी और नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला है। जीवट मतलब क्या होता है दोस्तों? आप लोग जानते हैं? चलिए, जीवट मतलब होता है साहस।
साहस, हिम्मत, जो भी बोलिए, या पराक्रम। पराक्रम की कामकाजी महिला थी, एकदम पूरा डटे रहते थे वह बुढ़िया, ठीक ना, बूढ़ी माँ। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। उनका जो है स्केच बनाया और उनको दे दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा। अपनी स्थिति में अनुकूल, और वह तो मैं देख ही नहीं रहा था। मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा, और उनका सिर्फ किराएदार न था, मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। देखिए दोस्तों, किराएदार को वे लोग किराएदार नहीं समझते बल्कि मेहमान समझते। वह गाना नहीं है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, ठीक ना। वही गाना यहाँ पे सूट हो गया कि मैं उनके यहाँ सिर्फ किराएदार न था, मेहमान भी था, ठीक ना। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल देना होगा। कौसानी की बात है दोस्तों। कौसानी में क्या हुआ कि यह जो रहने लगे, इसके साथ रहे, नेगी परिवार के साथ। वह इसका चाल चलन स्वभाव बहुत अच्छा लगा। यह कह रहे हैं कि मेरे मेहमान नवाजी का हर समय ख्याल रखा जाता था। मैं सिर्फ इनके यहाँ किराएदार न था, मेहमान भी था। अब लेखक को दुख होने लगा इस बात से कि मैं इस परिवार के साथ पहले ही क्यों नहीं घुल मिल गया, जो अब मिल रहा हूँ। शायद मैं परसों तक ही यहाँ से चल जाऊंगा। मुझको बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा लेखक कह रहे हैं इस डायरी में दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। अब देखिए, 2 अध्यापकों से परिचय हो गया। टिपिकल पहाड़ी जन, टिपिकल पहाड़ी है यहाँ पे, सीधे साधे सरल, बिल्कुल यानी पानी जैसे, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयां और बुराइयां दिख जाए। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा। ऐसी कोई प्यार करने की तबीयत हो, ऐसे ऐसी की प्यार करने की तबीयत हो। क्या चीज? बुराइयां, जो कमजोरियां, उसको कहना उचित होगा। वह कमजोरियां को क्या करना है? प्यार करना, प्यार करने की तबीयत हो, ठीक ना, उससे प्यार कर किया जाए। उछली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। आकांक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों? चाह, अभिलाषा, अपेक्षा। उछली हुई अपेक्षा के व्यक्ति जो किस तरह दिन काट रहे हैं। अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रीजन है। क्या रीजन है? कि एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वह अखरता नहीं। पर यह नहीं अखरता किसी अंतः स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपनी से ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है? आह छोड़ जाता है। उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता, चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब यूं ही चल रहा है, बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। चलिए दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कि यह जो कह रहे हैं कि जी किस तरह दिन काट रहे हैं। अधिक बलबूते वाले आदमी तो नहीं रहे अभी हम। लेखक मलियज भरत जी श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अधिक बलबूते वाला आदमी तो नहीं रह गए हैं अभी हम। किसी बड़े सपनों को भंग होने का दर्द नहीं है हमको, बस एक ही रीजन है। वह रीजन है किसी स्थिर जीवन में चढ़ाई करके जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वह अखरता ही नहीं है। समझते हैं ना? आप समझ रहे हैं ना? पर यह नहीं, अखरना किसी अंतर स्फूर्ति के लिए, सॉरी, अंतर स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है। क्या है? अपना ली गई व्यवस्था है। ठीक, कह रहे हैं कि सब यूं ही चल रहा है, यूं ही चल रहा है। बहुत पेड़ कट गए हैं, अभी बहुत ही बाकी है, सब कट जाएंगे पेड़। यह मिलिट्री छावनी की थी, ठीक ना, मिलिट्री वाले काट रहे हैं,
छावनी के लिए, उस सीजन के लिए काट रहे हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर 8 जुलाई 1962 की बात है, कौसानी में ही, फिर वही स्थान कौसानी में। अब क्या कह रहे हैं कि कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे मेरे बारजे तक आती है, इतनी कोमल और मिठास मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। दोस्तों, लेखक कह रहे हैं कि कल शाम से इसी इसी समय एक बहुत प्यारी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे बारजे का मतलब बरामदा, मेरे आंगन में, मेरे बरामदा तक आती है। इतनी कोमल है, इतनी मिठास है कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है, कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाती है। इतनी खुशबू, इतनी प्यारी है, ठीक ना। ऐसा कह रहे हैं मलियज साहब, भरत जी श्रीवास्तव साहब। अब कह रहे हैं कि दिल्ली की बात है, 30 अगस्त 1976 ईस्वी की बात है। अब कह रहे हैं वहां आप देखते हैं दिल्ली में कि सेब बेचती हुई लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काटकर ग्राहक को चखाती। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। अब वह सेब बेचने वाली लड़की क्या करती है कि उनके हाथ में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वह सेब का एक फांक काटकर ग्राहक को चखाती, बेचारी। लेकिन 2-4 बार कोशिश की सेब को काटने का, लेकिन कटा नहीं उससे। फिर जो क्या किया, चाकू लेखक को थमा देगी, ले खुद चख लो, बहुत मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे ही मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म में पहले ही जान चुका था। लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं सेब का जो है रंग और खुशबू देखकर पहले ही इसके किस्म को जान चुका था, इसके प्रकार को जान चुका था कि यह किस प्रकार का सेब है, ठीक ना। पर वह 7-8 साल की लड़की, जिन्होंने शायद नई नई दुकान संभाली थी या हाल ही दुकान संभलवा दी गई थी, ठीक ना, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने की आतुर थी। आतुर मतलब बेचैन थी वह, कोई गुंजाइश न थी। ठीक, कह रहे हैं कि मैंने उसके पतले लगभग झाबड़ाए जिस्म, जिसके चेहरे और खुली कलियों को देखा और उन सेबों की तरफ देखा जिनके ढेर तो जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। दोस्तों, यह लेखक मलियज यानी कि भरत जी श्रीवास्तव कह रहे हैं कि उस लड़की की मैंने जिस्म को देखा, उसके चेहरे पर खुली कलाइयों को देखा, उसके पास जो ढेर सारी सेब थी, वह क्या करने में लगी थी, उसकी आंखें क्या करने में लगी थी कि यह सेब का ढेर जो है जल्द से जल्द जो है कम हो जाए, जल्द से जल्द बिक जाए। उसकी आंखों में यह ललक थी। दोस्तों, लेखक ऐसा देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने आज कर चुके हैं क्या नाम है इसका, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसको लिखने वाले हैं मलियज। यहाँ पे हम लोग प्रथम पाठ इसका कर चुके हैं, फिर मैं इसका द्वितीय पाठ कल लेके आऊंगा। दोस्तों, आपको जो है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ वहाँ पे। अगर आप लोग इस सब प्लेटफॉर्म से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं कल्चरल क्लासेस से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं कल्चरल क्लासेस से, ढेर सारी लाभ उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को जमकर लाइक, कर दीजिए जमकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, और नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और इसका द्वितीय पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।